हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस सब में। हम सॉल्व कर रहे हैं करंट अफेयर। और ये करंट अफेयर हम क्रॉनिकल की जो पतली वाली मैगजीन आती है उससे सॉल्व कर रहे हैं। अगस्त मंथ की ये मैगजीन है, लेकिन इसमें जो करंट अफेयर दिया हुआ है वो जून मंथ का करंट अफेयर दिया गया है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 30 जून 2024 तक के घटनाक्रम का प्रस्तुतिकरण इस अंक में किया गया है। तो यहाँ पे राज्य समाचार, राष्ट्रीय, आर्थिकी, अंतर्राष्ट्रीय और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ये 5 टॉपिक हमने कवर कर लिया है। आज का जो टॉपिक है यह है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। इसको हम कवर करेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के जितने भी करंट इशू हैं जून मंथ के, वो यहाँ पे दिए गए हैं, तो इनको हम पढ़ेंगे। पहला जो यहाँ पे है, इबेरियन लिंक्स IUCN की सुभेद्य श्रेणी में शामिल। 19 जून 2024 को अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी कि IUCN द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार विश्व की सबसे दुर्लभ बिल्ली प्रजाति, ये जानते रहिएगा कि जो इबेरियन लिंक्स है यह क्या है, तो विश्व की सबसे दुर्लभ प्रजाति है। किसकी? बिल्ली की। में से एक इबेरियन लिंक्स को IUCN की संकटग्रस्त प्रजाति के रेड लिस्ट में लुप्तप्राय यानी कि इंडेंजर्ड से हटाकर सुभेद्य श्रेणी में पुनः वर्गीकृत किया गया है। यह सुधार हुआ है। यह सुधार इबेरियन लिंक्स साइंटिफिक नेम जो है लिंक्स पैराडिनस की आबादी में उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाता है। वयस्क इबेरियन लिंक्स की आबादी 2001 में जहां 62 थी, वहीं बढ़कर यह 2022 में 648 हो गई है। इसीलिए इसका जो लिस्ट है संकटग्रस्त प्रजातियों का, जो IUCN रेड लिस्ट है, उसमें इसको लुप्तप्राय से हटा करके सुभेद्य में कर दिया गया है। वर्तमान में इबेरियन लिंक्स की कुल आबादी इंक्लूडिंग यंग एंड मेच्योर लिंक्स 2000 से अधिक का अनुमान है। 1960 के दशक से आवास की कमी, अवैध शिकार और सड़क दुर्घटनाओं के कारण इबेरियन लिंक्स की आबादी में कमी आई। इबेरियन लिंक्स का निवास 2005 में 449 वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 3320 वर्ग किलोमीटर हो गया है। यह यूरोप में पाई जाने वाली एक मांसाहारी प्रजाति है। इसको याद रखिएगा, ये मांसाहारी है। यह अपने नुकीले कानों, लंबे पैरों व तेंदुए जैसे धब्बेदार फर के लिए जानी जाती है। इबेरियन लिंक्स को लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन यानी कि साइट्स के परिशिष्ट 2 में संरक्षित किया गया है। वर्ष 1964 में स्थापित IUCN विश्व में प्रजातियों की संरक्षण स्थिति का आकलन करता है। तो IUCN की जो स्थापना हुई थी ये 5 अक्टूबर 1964 को इसकी स्थापना की गई थी। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट जो करंट है वह है कि ई प्रवाह पारिस्थितिकी निगरानी प्रणाली। 13 जून 2024 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा पर्यावरणीय प्रवाह यानी कि ई प्रवाह निगरानी प्रणाली ई फ्लो मॉनिटरिंग सिस्टम का शुभारंभ किया गया। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन यानी कि NMCG द्वारा विकसित यह प्रणाली प्रयाग पोर्टल का एक अभिन्न अंग है, जो परियोजनाओं की योजना और निगरानी, नदी जल की गुणवत्ता और अन्य महत्वपूर्ण मापदंडों के लिए वास्तविक समय निगरानी का केंद्र है। इस पोर्टल में गंगा तरंग पोर्टल, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल डैशबोर्ड और गंगा जिला प्रदर्शन निगरानी प्रणाली जैसे ऑनलाइन डैशबोर्ड शामिल हैं। साथ ही ई प्रवाह निगरानी प्रणाली गंगा, यमुना और उनकी सहायक नदियों में जल गुणवत्ता का वास्तविक समय विश्लेषण करने की सुविधा प्रदान करती है। यह केंद्रीय स्तर पर नमामि गंगे कार्यक्रम की गतिविधियों की निगरानी की भी सुविधा देती है। इसमें सीवेज उपचार संयंत्रों के प्रदर्शन की निगरानी करना और यह सुनिश्चित करना शामिल है कि वे अपनी निर्धारित क्षमता पर काम करें। भारत सरकार ने 2018 में गंगा नदी के विभिन्न हिस्सों के लिए न्यूनतम पर्यावरणीय प्रवाह यानी कि ई प्रवाह को पूरे साल बनाए रखने के लिए आदेश दिया था। नमामि गंगे कार्यक्रम एक एकीकृत संरक्षण मिशन है, जिसे 2014 में केंद्र सरकार द्वारा फ्लैगशिप प्रोग्राम के रूप में वर्गीकृत किया गया था। नेक्स्ट जो है यह है कि भारत नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि EN2O उत्सर्जन का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बन गया है। तो 12 जून 2024 को अर्थ सिस्टम साइंस डेटा जर्नल में प्रकाशित EN2O यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन के वैश्विक आकलन यानी कि ग्लोबल असेसमेंट ऑफ EN2O एमिशन के अनुसार भारत नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है। वर्ष 2020 में मानवजनित N2O उत्सर्जन की मात्रा के हिसाब से शीर्ष 5 उत्सर्जक देश हैं।
पहले स्थान पर है चीन, दूसरे स्थान पर है 10.9% उत्सर्जन के साथ भारत। संयुक्त राज्य अमेरिका 5.7% उत्सर्जन के साथ तीसरे नंबर पर है। ब्राज़ील जो है यह 5.3% के साथ चौथे स्थान पर है। और रूस जो है यह 4.6% उत्सर्जन के साथ पाँचवें स्थान पर है। पिछले 4 दशकों में मानवीय गतिविधियों से नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन में 40% यानी कि प्रतिवर्ष 3 मिलियन मीट्रिक टन नाइट्रस ऑक्साइड की वृद्धि हुई है। 2020 के बीच वृद्धि दर 1980 के बाद से किसी भी पिछले अवधि की तुलना में अधिक है। नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि हास्य गैस जिसको कहते हैं, इससे नाइट्रस ऑक्साइड पर प्रश्न जो है यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2023 में पूछा गया था, तो इसलिए नाइट्रस ऑक्साइड से जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे हैं उनको आप लोग एक बार ज़रूर देखिएगा। तो नाइट्रोजन उर्वरक जैसे अमोनिया और पशु खाद का उपयोग करने वाले कृषि उत्पादन ने पिछले दशक में कुल मानव जनित नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन का 74% योगदान दिया। अध्ययन के अनुसार वर्ष 2022 में वायुमंडलीय नाइट्रस ऑक्साइड की सांद्रता 336 भाग प्रति बिलियन तक पहुंच गई, जो पूर्व औद्योगिक युग के स्तर से लगभग 25% अधिक है। इसकी तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड, जो जल वाष्प के बाद प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है, की सांद्रता वर्ष 2022 में 417 भाग प्रति मिलियन थी। नाइट्रस ऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है जो वातावरण को कार्बन डाइऑक्साइड से कहीं अधिक गर्म करती है। सिंथेटिक नाइट्रोजन उर्वरकों और पशु खाद के अकुशल उपयोग से नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन के अलावा भूजल, पेयजल तथा अंतर्देशीय और तटीय जल का प्रदूषण भी होता है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है डिब्रूगढ़ में 25 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना। 14 जून 2024 को असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने डिब्रूगढ़ जिले के नामरूप थर्मल पावर स्टेशन के परिसर में 25 मेगावाट की सौर ऊर्जा उत्पादन परियोजना की आधारशिला रखी। यह असम पावर जनरेशन कॉरपोरेशन और ऑयल इंडिया लिमिटेड के बीच एक संयुक्त उद्यम है। इस परियोजना से सालाना 50 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन होगा। इसका निर्माण जुलाई 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है। नेक्स्ट जो करंट है यह है कि डायटम की एक नई प्रजाति जिसका नाम है इंडिकोनेमा। जून 2024 में पुणे में अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला के अप्रदूषित जल में डायटम की एक नई प्रजाति की खोज की है। देश के भीतर इसके सीमित वितरण के कारण इस प्रजाति का नाम इंडिकोनेमा रखा गया है। इंडिकोनेमा इसका नाम है। डायटम एक प्रकार के सूक्ष्म शैवाल हैं जो बैसिलरी ओफाइटा संघ से संबंधित हैं। वे शैवाल के एक प्रमुख समूह हैं और फाइटोप्लैंक्टन के सबसे सामान्य रूपों में से एक हैं। उनकी विशेषता उनकी जटिल सिलिका कोशिका भित्ति जो ज्यामितीय आकृतियों या रेखाओं से जैसे जटिल पैटर्न बनाती है। डायटम जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के प्राथमिक उत्पादक हैं जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से विश्व के ऑक्सीजन के एक महत्वपूर्ण हिस्से के उत्पादन के लिए जिम्मेदार हैं। वे जलीय खाद्य श्रृंखलाओं में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जो कई जीवों के लिए भोजन के रूप में काम करते हैं। ये सूक्ष्म शैवाल और जलीय खाद्य श्रृंखला के आधार के रूप में काम करते हैं। पानी के किसी भी रासायनिक परिवर्तन के प्रति उनकी संवेदनशीलता के कारण वे जलीय स्वास्थ्य के उत्कृष्ट संकेतक हैं। डायटम ताजे और समुद्री जल सहित लगभग हर जलीय वातावरण में पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो करंट इशू है वह है कि गांधी सागर अभ्यारण्य में चीतों का स्थानांतरण। जून 2024 में मध्य प्रदेश सरकार ने घोषणा की कि उसने चीतों को गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थानांतरित करने की पूरी तैयारी कर ली है। यह स्थानांतरण प्रोजेक्ट चीता के तहत किया जाएगा जिसे वर्ष 2022 में लॉन्च किया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्थानांतरण के पश्चात गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य कूनो राष्ट्रीय उद्यान के बाद भारत में चीतों का दूसरा सबसे बड़ा आवास बन जाएगा। प्रोजेक्ट चीता के माध्यम से नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से कूनो नेशनल पार्क में 20 चीतों के पहले स्लॉट लाए गए थे। गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश और राजस्थान की बीच सीमा पर 368.62 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। चंबल नदी इस अभ्यारण्य से होकर बहती है और गांधी सागर बांध इस अभ्यारण्य के भीतर स्थित है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य में सवाना पारिस्थितिकी तंत्र है जिसमें शुष्क पर्णपाती पेड़ों और झाड़ियों के बीच खुले घास के मैदान शामिल हैं। नेक्स्ट जो करंट इशू है वह है कि सर्प ईल की एक नई प्रजाति जिसका नाम है ओफिचथस सूर्याई। जून 2024 में वैज्ञानिकों द्वारा उड़ीसा के विभिन्न नदी मुहां पारिस्थितिकी तंत्रों यानी कि एस्चुरी इकोसिस्टम में सर्प ईल की एक नई प्रजाति की खोज की गई है।
राज्य मत्स्य विभाग के पूर्व संयुक्त निदेशक सूर्य कुमार मोहंती के सम्मान में नई प्रजाति का नाम जो है ओफिचथस सूर्याई रखा गया है। यह खोज भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के गोपालपुर क्षेत्रीय केंद्र के वैज्ञानिकों द्वारा की गई है। सर्प ईल ओफिचथिडे परिवार की कई समुद्री मछलियों में से एक है। ईल गर्म उष्णकटिबंधीय जल में पाए जाते हैं। स्नेक ईल लगभग 600 मीटर से अधिक गहराई में जीवित रह सकते हैं, लेकिन अक्सर कम गहराई वाले पानी में रहते हैं। इनका आकार भिन्न भिन्न होता है तथा कुछ 10 फीट लगभग 3 मीटर तक आकार के होते हैं। स्नेक ईल का आहार मुख्य रूप से छोटी मछलियां होती हैं। वे क्रेटेशियन को खाने के लिए भी जाने जाते हैं। नेक्स्ट जो करंट है यह है कि भारत का पहला निजी बायोस्फीयर। तो हाल ही में 2 पर्यावरणविदों जयधर गुप्ता और विजय धसमाना के प्रयासों से उत्तराखंड के राजाजी टाइगर रिजर्व में भारत का पहला निजी बायोस्फीयर बनाया गया है, जिसे राजाजी राघाटी बायोस्फीयर नाम दिया गया है। नाम याद रखिएगा, इसका नाम क्या है, तो राजाजी राघाटी बायोस्फीयर। और क्या है ये, तो भारत का पहला निजी बायोस्फीयर है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस बायोस्फीयर का उद्देश्य शिकारियों और खनन के क्षेत्र में रक्षा करते हुए देसी पेड़ों की दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों की पहचान करना और उन्हें पुनर्जीवित करना है। यह रिजर्व राजाजी टाइगर रिजर्व के दक्षिणी हिस्से में बद्दीवाला में स्थित 35 एकड़ कृषि भूमि पर फैला हुआ है। बद्दीवाला में तेंदुए, बाघ और खुर वाले जानवरों के अलावा हाथियों की एक बड़ी आबादी रहती है। नेक्स्ट जो करंट इशू है वह है कि बायोल्यूमिनेसेंट कवक की एक दुर्लभ प्रजाति। हाल ही में शोधकर्ताओं के एक दल ने केरल के कासरगोड में बायोल्यूमिनेसेंट कवक की एक दुर्लभ प्रजाति की खोज की है। क्या है ये, तो एक कवक है, फंजाई है। इसका वैज्ञानिक नाम फिलोबोलेटस मैनीपुलेरिस है। फिलोबोलेटस मैनीपुलेरिस है इसका नाम, याद रखिएगा। ये कवक रात के अंधेरे में एक शानदार हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है। कौन सा प्रकाश, तो हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है। कब, तो रात में। बायोल्यूमिनेसेंट कवक अपनी कोशिकाओं में एक जैविक रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से अपना स्वयं का प्रकाश उत्पन्न करते हैं। इन कवकों में बायोल्यूमिनेसेंस ल्यूसिफरिन एक वर्णक और ल्यूसिफेरेज एक एंजाइम से जुड़ी रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण ये पदार्थ ऑक्सीजन के साथ मिलकर प्रकाश उत्पन्न करते हैं। ये याद रखिएगा, इसमें जो ल्यूसिफिरिन है, ल्यूसिफरिन यह एक वर्णक है और ल्यूसिफरेज जो है यह एक एंजाइम है। किसमें, तो बायोल्यूमिनेसेंस कवक में। नेक्स्ट जो पॉइंट है यह है कि माना जाता है कि इस मशरूम द्वारा उत्सर्जित प्राकृतिक चमक कीटों को आकर्षित करती है, बीजाणुओं के फैलाव को सुगम बनाती है और कवक के प्रजनन चक्र में योगदान देती है। ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र वातावरण में पनपते हैं। आमतौर पर घने जंगलों में पाए जाते हैं, जहाँ गिरे हुए पत्ते और पेड़ और पत्ते जैसे प्रचुर मात्रा में सड़ने वाले कार्बनिक पदार्थ होते हैं। ये कवक खाने के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं, क्योंकि उन्हें चमकाने वाले रसायन विषाक्त हो सकते हैं, जिससे उन्हें खाने पर गंभीर जठरांत्र संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो ये जो कवक यानी कि मशरूम टाइप के हैं, इनको खाया नहीं जा सकता क्योंकि ये विषाक्त होते हैं। तो ये रहे पर्यावरण से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि जून मंथ के थे। हमने इनको सॉल्व कर लिया। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही जल्द हम यूपीपीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।